गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर आपको एक वीडियो लेके अपना आए हैं जिसमें आपको ये समझाया गया है कि जो अभी के टाइम में एनसीईआरटी ने अपना जो सिलेबस चेंज किए हैं क्लास 9 के, उसमें आपको सोशल साइंस में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, इसको आज हमको समझना है। यहाँ पे है, पहले अक्सर ये होता था कि आपको जैसे जो बच्चे क्लास 8 में थे 9th में आएंगे, तो 9th में आने के बाद आपको जो चैप्टर्स जो देखने को मिलेंगे, उन चैप्टर्स में पहले के टाइम में क्या था आपको कि जितने भी चैप्टर्स होंगे उनको 4 पार्ट्स में आपको डिवाइड किया गया, जिसमें एक हमारा हिस्ट्री आ गया, एक में ज्योग्राफी आ गया, एक में पॉलिटिकल साइंस आ गया और एक में इकोनॉमिक्स आ गया। लेकिन 2026 में एनसीईआरटी ने क्या किया है, अपना सिलेबस को चेंज किया यहाँ पे है, और चेंज करने के बाद इसको 4 पार्ट में डिवाइड ना करके अलग अलग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में भी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स है, और पार्ट 2 में भी वैसे ही किया गया है। इवन सिर्फ क्लास 9 का ही नहीं, जो आपको जूनियर क्लासेस है वहां पे भी आपको सोशल साइंस में ऐसे बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं, जहां पार्ट 1 और पार्ट 2 दो फॉर्म में आपको चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है। अब ये जो चेंजेस हुए हैं क्लास 9 में, जो उसका सिलेबस दिया हुआ है और जो पहले का सिलेबस अगर है, पहले अगर हम उसकी अगर कंपेयर करें तो पहले के टाइम में था कि हिस्ट्री में आपको अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री में पहले के टाइम में सिस्टम था यहाँ पे कि उसमें हमको वर्ल्ड हिस्ट्री देखना था। आपको यहाँ पे जो बच्चे आपको क्लास 9 पहले पढ़ चुके हैं और सोशल साइंस का सिलेबस देखे होंगे तो उनको पता होगा कि सोशल साइंस में पहले था आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन, द रशियन रेवोल्यूशन, हिटलर के बारे में, ये सब आपको चैप्टर्स दिए हुए थे, जिसमें आपको मेनली यूरोपियन के बारे में हमको जानना था और कैसे आपको वहां से आपको एक आता है नया रेवोल्यूशन आता है जिसमें आपको गवर्नमेंट को पूरा चेंज किया गया, वहां का इकोनॉमिक सिस्टम क्या रहा, वहां पे कैसे कैसे हुए हैं, चेंजेस हुए हैं यूरोप में जो पहले हुए, फिर यूरोप के बाद से वही चेंजेस आपको वर्ल्ड के बाकी पार्ट में आपको फैले यहाँ पे है, वो दिखाया गया था। लेकिन इन चैप्टर में जो अभी के टाइम में जो आपको चेंजेस किया गया है, इस उससे बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें कहीं आपको फ्रांस के बारे में नहीं पढ़ना है, रसिया के बारे में कहीं नहीं पढ़ना है, और ना ही जर्मनी के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें सब कुछ चेंज करके और एक आपको इंडियन जो आपको है पर्सपेक्टिव है उस बेस पर लेके आया है। सोशल साइंस का क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में वो दिखाई देगा आपको यहाँ पे। और हिस्ट्री में हम लोग बहुत जाएंगे पहले कि स्टार्टिंग में ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टार्ट कैसे हुई, कैसे होमोसेपियंस आए यहाँ पे, यानी ह्यूमन बींग कैसे आए, इंसान कैसे यहाँ पे आए, कैसे कैसे उनका ग्रोथ हुआ और कैसे कैसे वो आपको आगे बढ़े और अपना जो सिविलाइजेशन है उसको स्टेब्लिश किया, कैसे वो आपको इकोनॉमी करना स्टार्ट किए, अर्निंग करना शुरू किए, कैसे गवर्नमेंट फॉर्म किया गया, यानी ईच एंड एवरीथिंग जो पहले आपको क्लास 11th के सिलेबस का ये सब पहले पार्ट था। लेकिन अब सीबीएसई ने क्लास 11th का मैक्सिमम पार्ट क्लास 9th में लाकर दिया यहाँ पे हुआ है, ताकि बच्चे अब आपको स्कूल लेवल में समझ जाएंगे सब बातों को यहाँ पे, जो कि बच्चों के लिए काफी सही है। इससे आपको बहुत कुछ आपको बदलने वाला है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे। और जो बच्चे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं आने वाले टाइम में, उनको भी अब आपको यही सिलेबस दोबारा पढ़ना होगा, क्योंकि आपको पता भी होगा यहाँ पर, शायद पता आप लोग को हो कि अगर जो बच्चे यूपीएससी का या फिर बीपीएससी का एग्जाम देते हैं या किसी भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम देते हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपको बेसिक जो होते हैं आपको क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी 6 से लेकर 12 तक के जो एनसीईआरटी होते हैं वो अपना उसमें कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे है। अब उन बच्चों को भी दोबारा फिर से आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ चेंज कर दिया गया है। आने वाले एग्जाम्स में हमको जो क्वेश्चन का पैटर्न देखने को मिलेगा वो पैटर्न आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाला यहाँ पे है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इस साल आपको कुछ रिवोल्यूशन हुआ है आपको एजुकेशन सेक्टर में, जो कि सही है। ये रिवोल्यूशन 2026 में ना होकर अगर और आज से 10 साल पहले अगर हो गया रहता तो शायद आज आपको इंडिया का जो आपको अभी सेफ है वो सेफ आपको अभी ऐसा तुमको दिखता नहीं यहाँ पे, कुछ और हम लोग आगे बढ़ गए रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग वही पुराना सिस्टम को अभी तक आपको फॉलो करते आ रहे हैं। हमारा गवर्नमेंट भी आपको वही सिस्टम को अभी तक आपको फॉलो करते हुए आया हुआ यहाँ पे, उसको चेंज करने की नीड थी। लेकिन वही बोलते हैं कि आपको चलो लेट से ही किया है ना, हो गया यहाँ पे है। अब इस चीज को आपको समझना है यहाँ पे, आपके लिए ये अगर बिल्कुल ये सब आपको होने वाला है, नया होने वाला है, पहले इसके बारे में आप जानते नहीं होंगे है ना, अब सब कुछ नया होने वाला है।
तो आप लोग इस चीज का टेंशन नहीं लीजिएगा कि हमारे टाइम पे ही आपके आपको सिलेबस क्यों चेंज यहाँ पे हुआ। आप लोग बहुत लकी हैं जो इस साल आपको स्टूडेंट क्लास 9th में गए हैं कि उनको ये सब पढ़ने को मिल रहा है। आपको यहाँ पे जो बच्चे इससे छूट गए हैं उनको भी कहीं ना कहीं अगर फ्यूचर में जब भी वो कंपटीशन के एग्जाम देंगे तो दोबारा उनको आके ये पढ़ना यहाँ पे होगा। इसीलिए ये सब टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है जिसको दिया गया है। तो आज इस क्लास में मैं आपको सोशल साइंस का जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहले हम एक पार्ट को पहले समझ लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कि अभी तक मार्केट में आपको एनसीईआरटी की बुक हर जगह आपको नहीं पहुंच पाई है। किसी किसी जगह पे एनसीईआरटी की बुक मिल रही है, बहुत रेयर है क्योंकि सारा पूरे इंडिया का आपको बुक चेंज हुआ है ना, जहां जहां एनसीईआरटी फॉलो होते हैं। इसीलिए हो सकता है कि बुक आने में थोड़ा टाइम लगे यहाँ पे, लेकिन अभी के टाइम में आपको सीबीएसई ने अपना सिलेबस अपना निकाल दिया यहाँ पे है। इसको हम लोग पहले देखते हैं यहाँ पे है कि सिलेबस समझ लेते हैं यहाँ पे है। जब सिलेबस समझ लेंगे तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि हमको होल ईयर क्या पढ़ना है, किस चीज पर हमको फोकस करना है, आखिर में सिलेबस में क्या चेंज यहाँ पे हुआ है कि आपको आने वाले टाइम में हमको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाली यहाँ पे है। प्रैक्टिकल लर्निंग इसमें आपको कैसे होगी और चीजें आपको कैसे कॉम्प्लिकेटेड थी पहले, अब उस चीजों को और आसान कर दिया गया है। इस सिलेबस में मेनली हमको इंडिया के बारे में पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे है, देखते हैं चैप्टर 1 से। यहाँ पे अब पार्ट 1 में आपको जो नंबर अब दिया है, चैप्टर दिए हैं, वो चैप्टर दिए हैं 9। पार्ट 1 में 1 से 9 तक दिए हैं चैप्टर, और पार्ट 2 में दिए गए हैं 1 से लेकर 7 चैप्टर, यानी 7 चैप्टर पार्ट 2 में और 9 चैप्टर पार्ट 1 में। टोटल चैप्टर होने वाले हैं 16। जो पहले वाले बुक में आपको जो ओल्ड सिलेबस था उसमें आपको लगभग आपको 19 चैप्टर थे। इस बार कुछ चैप्टर कम किए हैं, लेकिन इसमें कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, इसमें कंटेंट दिया हुआ है, बहुत ज्यादा दिया हुआ है जो हमको समझना यहाँ पे है ना। देखते हैं आपको चैप्टर 1। चैप्टर 1 दिया है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। ये पहले आपको था ही नहीं, इस बार लेके आया है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। कैसे समझते हैं सोशल साइंस को, क्या है सोशल साइंस यहाँ पे, क्यों इंपॉर्टेंट है सोशल साइंस पढ़ना यहाँ पे। अक्सर बच्चों को लगता है कि आपको सोशल साइंस आपको सब्जेक्ट है ही क्यों यहाँ पे, क्योंकि ये बच्चे थोड़ा पढ़ के इसको बोर हो जाते हैं। क्योंकि अभी तक जिस मेथड से उनको पढ़ाया गया है यहाँ पे है, उसमें बस आपको आए, आपको टीचर उस चीज को पढ़ दिए, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन बच्चों जब तक बच्चे इस चीज को इमेजिन नहीं कर पाएंगे, आपको समझेंगे नहीं कंसेप्ट को, तब तक बच्चों के अंदर आपको इंटरेस्ट डेवलप नहीं आपको होगा। इसीलिए इसमें आपको दिया हुआ है चैप्टर नंबर 1 में अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, जिसमें बताएगा मीनिंग ऑफ सोशल साइंस, क्या होता है इसका मतलब, इसके क्या क्या स्कोप होते हैं। अब देखो, जहां तक मैं बात करूंगा ना स्कोप की, इसका स्कोप बहुत बड़ा हुआ है, इसका स्कोप कोई छोटा नहीं है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइएगा, आपको बिना सोशल साइंस से कोई कंपटीशन के एग्जाम फाइट कर पाना बहुत टफ होता है। इंडिया का अभी तक का जो सबसे बड़ा जो एग्जाम होता है यूपीएससी, और किसी भी स्टेट लेवल पर जो एग्जाम होता है पीसीएस का, उसमें आपको मेनली आपको इसी से क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पे। जिन बच्चों का एसएसटी स्ट्रांग नहीं होता है, सोशल साइंस स्ट्रांग नहीं होता, आर्ट्स अगर स्ट्रांग नहीं होता है, उन बच्चों का कभी आपको कंपटीशन के एग्जाम में हो ही नहीं पाएगा। इंडिया का जो टॉप जो पोस्ट है, आपको जाइएगा उसमें, उसके लिए आपको यही सोशल साइंस की नीड पड़ेगी। इसीलिए इसका स्कोप कोई छोटा स्कोप नहीं है, बहुत बड़ा इसका दायरा यहाँ पे है। वही इसमें सिखाएगा इसका क्या क्या इसका स्कोप होते हैं। पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव। अब ये जो सोशल साइंस है, हमको किसी और कंट्री के बारे में नहीं पढ़ना है, फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन, जर्मनी, उसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। हमको जानना है इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोशल साइंस क्या है, इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पे क्या केस में दिया हुआ, क्या क्या तुमको चेंजेस यहाँ पे हुए हैं तुमको टाइम के अकॉर्डिंग, उन सब पॉइंट हमको देखना है इसमें, जो बहुत आपके लिए बेहतर होने वाला यहाँ पे है। चैप्टर नंबर 2 में आपको देखेंगे लिखा है शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस। अब ये जो चैप्टर दिया है ना, ये चैप्टर 11th में भी है, और ये इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन क्लास 7th में भी आपको दिया हुआ है, दिया हुआ था पहले। इस साल भी आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे है, अर्थ सरफेस का शेपिंग कैसे चेंज हुआ। अब इसमें हम जानेंगे थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। जैसे आप जानते हैं कि जब भी कोई अगर अर्थक्वेक होता है, कोई भी आपको डिजास्टर होता है, जिस आपको डिजास्टर का रूट होता है, लैंड होता है अगर है जमीन के अंदर से ना, तो उसका जो रूट होता है वो किसके वजह से होता है, अगर है तो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से होता है यहाँ पे है, जो आपको जमीन के अंदर होती है। बेसिकली
टेक्टोनिक जो प्लेट्स होते हैं उसके जो आपको लैंड के हमारे अंदर यहाँ पे जो हमारे होते हैं प्लेट होते हैं, उनमें 3 तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है आपको यहाँ पे है। उसी 3 मूवमेंट की वजह से हमको अर्थक्वेक फील होता है या फिर आपको वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे है ना। जिसमें आपको जो 3 मूवमेंट होता है, एक को बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट, सेकेंड को बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट और थर्ड को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट। इस मूवमेंट के बारे में हमको इस चैप्टर में देखना है कि कैसे मूवमेंट होता है, ये थियरी लेके आए कौन, ऐसा मूवमेंट क्यों होता है, ये सब कुछ हमको देखना है इस पॉइंट में। सेकेंड देखना है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर क्या क्या है। जैसे कोई अगर आपसे पूछता है कि हमारे अर्थ जो हमारा अर्थ है वो किस शेप में है, तो आप लोग बोलते हैं कि आपको उसका शेप है, वो आपको बिल्कुल राउंड शेप में, गोल शेप में आपको देखने को मिलता है। कहीं कहीं देखने को मिलता है कि आपको जो होता है एप्पल के शेप जैसे होता है आपको उस शेप में हमारा है। तो अर्थ के नीचे क्या है, जितने गहराई में जाएंगे वहां पर हमको क्या मिलेगा यहाँ पे। तो ऐसे आपको इंटीरियर जाएंगे तो इंटीरियर को आपको कोर तक, यानी आपको जो सरफेस से लेकर जो सेंटर पार्ट है अर्थ का वहां तक 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसकी जो सबसे जो टॉप जो होता है पार्ट, जिस पार्ट पे हम रहते हैं उसको हम बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं। इसके बाद जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं मेंटल बोलते हैं, और जो लास्ट जो होता है वो होता है कोर, CORE कोर। ऐसे 3 पार्ट में आपको हमारे अर्थ के शेप को आपको धरती के अंदर, लैंड के अंदर आपको डिवाइड किया गया है। इसमें हमको वही देखना है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट दिया है रोल ऑफ वेदरिंग, वेदर का क्या रोल होता है किसी भी एरिया में, वेदर कैसे किसी एरिया को इन्फ्लुएंस करता है। और सेकेंड दिया है, लास्ट दिया लैंडफॉर्म एंड डिजास्टर, और लैंडफॉर्म कैसे जमीन हमारा तुमको फॉर्म हुआ है, और डिजास्टर क्या क्या होते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, आपको सुनामी हो गया, यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हो गया। इसके बारे में हमको स्टडी करना है चैप्टर नंबर 2 में। यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 इसमें दिया है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। अब मैं आपको बता दूं ये चैप्टर जो हमारा पहले सिलेबस था उसमें भी था, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट पहले भी था और इस बार भी इसमें आपको ऐड किया गया है, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में बेसिकली हमको इंडिया के बारे में जानना है कि इंडिया का क्लाइमेट कैसे है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि इंडिया का जो आप होता है क्लाइमेट, उसको हम बोलते हैं मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। कैसे आपको क्लाइमेट चेंज होते हैं, कैसे हमारा एटमॉस्फेयर आपको फॉर्म हुआ है, इसमें कौन कौन से लेयर होते हैं। एटमॉस्फेयर को 5 लेयर में डिवाइड किया गया आपको यहाँ पे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। वैसे ही इसमें आपको दिया गया है एटमॉस्फेयर कैसे डिवाइड होता है, किस स्फीयर का क्या काम होता है, और क्लाइमेट कैसे किसी एरिया का कोई इंफ्लुएंस होता है, जो पहले के सिलेबस में भी था और इसमें भी दिया हुआ है। ये चैप्टर आपके लिए कॉमन होने वाला है, जो बच्चे पहले भी इसको आपको पढ़ चुके हैं और आप लोग को भी इसमें जानना है कि क्या क्या तुमको दिया हुआ है, क्लाइमेट कैसे कुछ चेंज होता है। जो नेक्स्ट दिया है चैप्टर 4 जो तुमको दिया हुआ है वो दिया अर्ली ह्यूमन एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। स्टार्टिंग का 1, 2 एंड 3, इसमें जो 1 था और 1, 2, 3 जो है आपको इसको हम बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी का पार्ट ये हो जाएंगे। और ये चैप्टर 4 जो है यहाँ से आपको हमारा हिस्ट्री हमारा स्टार्ट होता है। यहाँ पे है जहाँ दिया अर्ली ह्यूमन, यानी स्टार्टिंग में जो ह्यूमन थे कौन थे, हमारे एंसेस्टर कौन थे बेसिकली यहाँ पे, और कैसे आपको सिविलाइजेशन यानी सभ्यता की शुरुआत कैसे आपको हुई। जहां पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है कल्चरल डेवलपमेंट फ्रॉम 2 मिलियन, 2 मिलियन का मतलब 20 लाख साल पहले, 20 लाख 2 मिलियन साल, 2 मिलियन ईयर्स एगो कैसे आपको कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, कैसे आपको कल्चर यहाँ पे आए, सिविलाइजेशन कैसे आए, वो इसके बारे में देखना है हमको। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, यानी इंसानी कैसे आपको अभी के टाइम में से देखते हैं, हम ह्यूमन को देखते हैं, उनका इतिहास कैसे रहा आपको है, कैसे वो लोग यहाँ पे आए हैं। जैसे हम जानते हैं कि पहले हम लोग जो होमोसेपियंस है पहले वो आपको जंगलों में रहा करते थे, उनका जो शेप है अभी के टाइम पे जो एप्स होते हैं आपको लंगूर होते हैं उस शेप के हम लोग थे। उसमें आपको टाइम टू टाइम उसका कुछ चेंजेस यहाँ पे होते गया, और चेंजेस होने के बाद जैसे आज मैं दिख रहा हूँ ऐसे आप लोग भी दिख रहे होंगे यहाँ पे। आज हम लोग आ गए हैं, पहले हम लोग के जो होंगे आपको जो एंसेस्टर्स, बहुत पहले की बात ये है ना, उस समय वो लोग कैसे वहां से ये सफर जो रहा है ये कैसे पूरा यहाँ पे हुआ, इस स्टेप में हम लोग कैसे यहाँ पे आए हैं, इस चैप्टर में सॉरी इस टॉपिक में हमको इसको देखना है। नेक्स्ट दिया है हु आर ह्यूमन एंसेस्टर, वही इंसान के पूर्वज कौन है।
इसके बारे में मैंने भी बताया आपको कि कैसे आपको हमारे पूर्वजों ने क्या किया, अपने बॉडी स्ट्रक्चर उनका कैसे आपको चेंज यहाँ पे हुआ, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, कैसे वो आपको उस समय आपको बच पाया, सर्वाइव कर पाया यहाँ पे, जिसकी वजह से आज हम लोग का एग्जिस्टेंस यहाँ पे है। आपको नेक्स्ट दिया है हड़प्पन, इजिप्टियन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम तो आप लोग जानते हैं, यहाँ पे होंगे, सुने होंगे इंडिया में आपको, है ना, क्योंकि ये पहले इंडिया का ही पार्ट था, अभी के टाइम में आपको ये पाकिस्तान के अंदर में आता है। इजिप्टियन सिविलाइजेशन क्या है, इजिप्ट में भी आप सुने होंगे, बहुत सारे कल्चर वहां पे है, बहुत सारे वहां पे फॉर्म हुए हैं, आपको पिरामिड बने हुए हैं, वहां का कल्चर। और चाइनीज सिविलाइजेशन, इसमें आपको ये जानना है, जो पहले आपको सिलेबस का पार्ट नहीं रहा है, इस बार आपको इसको ऐड किया गया है यहाँ पे है। अभी जब बुक आएगा तो इसमें देखा जाएगा कि हाँ इसमें कौन कौन से पॉइंट्स में आपको ऐड किए गए हैं, इसके लिए हमको वेट करना है। फिलहाल आप लोग समझ जाइए कि हमको इजिप्ट के बारे में, इंडिया के बारे में, हड़प्पा और चाइना के बारे में, जो वहां पे जो आपको सिविलाइजेशन, उनके बारे में हमको स्टडी करना है। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 में रहने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर 5 में स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 सी। अब सीई का मतलब कॉमन एरा बोलते हैं, ईसा मसीह के जन्म के बाद, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट को हम बोलते हैं सीई बोलते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के पहले जो टाइम पीरियड रहा था उसको बोला गया बीसीई, बिफोर क्राइस्ट एरा या बिफोर कॉमन एरा, ऐसे इसको हम बोलते हैं यहाँ पे। यानी स्टार्टिंग कहां से किया है पता नहीं है, लेकिन 1000 सीई तक कैसे हमारा सोसाइटीज रहा उसके बारे में इसमें बात किया गया है। वैदिक एज के बारे में, वेदों के बारे में हमको स्टडी कराया जाएगा यहाँ पे कि वैदिक एज कैसे रहे हुए हैं। उस समय आपको लैंग्वेज जो था, मतलब हम लोग का संस्कृत लैंग्वेज था, यहाँ पे आपको प्राकृत लैंग्वेज था, तो उसके बारे में हमको बताया जाएगा यहाँ पे। ट्रेडर्स उस समय कैसे ट्रेड किया तुमको करते थे, और कौन कौन से रूट का यूज तुमको करते थे, आपको ट्रेड रूट जाने के लिए, एक प्लेस से किसी आपको और प्लेस पे जाने के लिए ट्रेडर्स ने किस रूट को आपको अडॉप्ट किया, किस रूट को अपनाया, इसमें हमको देखना है, ट्रेड रूट में देखना है। और तीसरा दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ अर्ली एम्पायर, यानी जो स्टार्टिंग के जो एम्पायर्स थे, एम्पायर्स मतलब साम्राज्य, बहुत बड़ा कोई अगर एरिया अगर हो, और तुमको जहाँ पे एक ही किंग हो और रूल कर रहा है, बहुत बड़े एरिया को बोलते हैं एम्पायर। तो अर्ली एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या थे, कैसे उनका मंत्रिमंडल रहा होगा, उनका मिनिस्ट्री बेसिकली कैसे उनका काम रहा होगा, कैसे वो लोग आपको जो भी होगा तुमको डिसीजन कैसे तुमको लेंगे यहाँ पे, कंट्री में कैसे आपको वो लोग जो उनका एम्पायर था उसमें कैसे वो लोग उसमें अपना उन्होंने आपको शासन किया यहाँ पे। तो ये सब हमको इसमें तुमको जानना है, जो बिल्कुल हमारे लिए तुमको न्यू यहाँ पे होने वाला यहाँ पे है। ये हमारा हो गया 5 तक यहाँ पे हो गया। 6 देखते हैं यहाँ पे है। 6 में दिया है डेमोक्रेसी, जो पहले भी था, ये भी हमारा एक आपको आया कॉमन, जैसे हमारा ये था एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, पहले के सिलेबस में भी था और अभी के सिलेबस में भी है, वैसे डेमोक्रेसी पहले के सिलेबस में भी था और अभी के सिलेबस में दिया हुआ है, जिसमें हमको जानना है मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी का तो मतलब आप लोग जानते हैं, अगर कुछ वर्ड्स में अगर डेमोक्रेसी को अगर एक्सप्लेन करना हो तो आप लोग बोल सकते हैं वैसा कोई कंट्री जहां पे बस पीपल्स का रूल हो, जहां पर लोग ही रूल करे बाय देयर ऑन रिप्रेजेंटेटिव, इट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। सिंपल सा बात यहाँ पे है कि डेमोक्रेसी होता क्या है, तो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का खुद का गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन। वो बात इसमें दिया गया है कि डेमोक्रेसी है क्या, इसका मीनिंग क्या होता है डेमोक्रेसी का, फीचर्स कैसे कैसे होते हैं, और टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या क्या होती है। ये 3 चीज के बारे में हमको पहला पॉइंट में तुमको जानना यहाँ पे है, मीनिंग, फीचर एंड टाइप ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ पे। और सेकंड में जानना है रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो उस समय जिस गवर्नमेंट को इंडियंस ने आपको एक्सेप्ट किया, वो गवर्नमेंट का फॉर्म था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इसका आपको रूट्स क्या रहा, कैसे आया होगा, उसमें क्या बातें हुई होंगी आपको जब इंडिया में जब फर्स्ट टाइम जब आपको गवर्नमेंट फॉर्म हुआ होगा, इस चैप्टर में हमको इसके बारे में जानना है। नेक्स्ट दिया है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन इंडिया। इंडिया में अभी के टाइम में जो डेमोक्रेसी है उसमें बहुत सारे तुमको चैलेंजेस यहाँ पे हैं। अब चैलेंजेस कैसे हैं ये जानने के लिए चैप्टर का हमको वेट करना पड़ेगा, कब आपको बुक आएंगे, चैप्टर में क्या आपको दिया वहां पे है। लेकिन जो आपको ओल्ड जो आपको है आपको सिलेबस, उसमें इसके बारे में दिया हुआ है। अब मान लो कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है पीपल्स रूल। ओल्ड वाले सिलेबस में अगर दिया पीपल्स रूल दिया था, तो नए वाला सिलेबस में आपको ऐसा तो नहीं देगा ना कि गवर्नमेंट का रूल होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जो चीजें फिक्स होती है, लाइक 2 + 2 4 होते हैं,
पहले के बुक में भी 2+2 4 होते थे और आज के जो बुक है उसमें भी 2+2 4 होते हैं, 5 नहीं होगा यहाँ पे। जो कंसेप्ट फिक्स है वो आपको ओल्ड सिलेबस हो या फिर न्यू सिलेबस हो, उसके आने से फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। वैसे ही डेमोक्रेसी में क्या क्या चैलेंजेस हैं जो पहले थे, ऑलमोस्ट वही आपको चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, या फिर हो सकता है कि इसमें 1-2 पॉइंट और ऐड किया गया हो, इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। अभी तक सिलेबस हम लोग को जो बुक है वो अभी तक यहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं यहाँ पे है। जब अवेलेबल हो जाएगा इसके बारे में हम थोड़ा डीप जानेंगे यहाँ पे। फिलहाल मैं बस आपको इतना बता दूं, चैलेंजेस का मतलब होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो करप्शन होते हैं उससे कैसे बाहर निकले। जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने अकॉर्डिंग अपने पार्टी को तुमको क्या करती है, किसी भी तरह चाहती है कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी जीत जाए, चाहे उसके लिए वो डर्टी ट्रिक्स ही क्यों ना यूज करें यहाँ पे, उस चीज से कैसे बचेंगे यहाँ पे हम। तो बेसिकली इसी के बारे में इसमें आपको बात किया गया होगा यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट दिया है डेमोक्रेसी सिस्टम इन वर्ल्ड। अब इंडिया से बाहर निकल के आते हैं वर्ल्ड में। वर्ल्ड में जो डेमोक्रेसी सिस्टम है वो कैसे काम करता है यहाँ पे। जिस जिस कंट्री ने डेमोक्रेसी का आइडिया को अडॉप्ट किया हुआ है वहां पे ये सिस्टम कैसे काम करते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करूं अगर यहाँ पे, तो आपको अलग अलग कंट्री में आपको डेमोक्रेसी का मतलब अलग अलग यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे है, लेकिन एक चीज कॉमन रहेगी, राइट टू वोट। वोट देने का अधिकार सबको रहेगा यहाँ पे। डेमोक्रेसी का मतलब ही वही होता है जहां पे आपको पीपल्स का अपना रूल यहाँ पे हो, तो वो चीजें आपको चेंज यहाँ पे नहीं होंगी। वोट की चीजें आपको चेंज होने वाली यहाँ पे नहीं है, वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे, वही यहाँ पे तुमको दिया हुआ है। तो लेकिन कुछ कुछ आपको कॉमन चीजें ऐसी होंगी, आप कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कॉमन कुछ कंट्री में होंगे लेकिन कुछ कंट्री में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बेसिकली हमको इसके बारे में हमको समझना यहाँ पे है। चैप्टर नंबर 7 इसमें दिया है, आपको बात किया है इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन क्या होते हैं। अब डेमोक्रेसी है तो इलेक्शन तो रहेगा यहाँ पे, बिना इलेक्शन का डेमोक्रेसी का कल्पना करना पॉसिबल नहीं यहाँ पे है। इसमें दिया है इंपोर्टेंस ऑफ इलेक्शन, क्यों जरूरी है। अगर किसी कंट्री में अगर इलेक्शन अगर नहीं अगर होंगे तो क्या उस कंट्री में डेमोक्रेसी का एग्जिस्टेंस रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा यहाँ पे। बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी की कल्पना करना पॉसिबल नहीं है, जो मैंने बात बोला यहाँ पे, है ना। वही दिया है 5 साल में आपको हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं एवरी 5 ईयर्स में, और हर 5 साल में हमारा गवर्नमेंट चेंज होता है। अगर उस 5 साल को अगर नहीं फिक्स किया जाए, एक बार इलेक्शन हुआ और वो पर्सन अगर आपको परमानेंट अगर बन गया, तो क्या गारंटी है कि वो डेमोक्रेसी का आइडिया को सस्टेन करेगा। और इस बात की क्या गारंटी है कि वो आपको कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी को नहीं हटाएगा, यहाँ पे जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको लेकर नहीं आ पाएगा। डिक्टेटरशिप तो ला ही सकता है यहाँ पे, जैसे आपको पाकिस्तान में आया है। खैर पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे दिमाग खराब हो जाएगा। देखो यहाँ पे नहीं देखते, यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन के बाद इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है, कैसे इलेक्शन होता है। तो इंडिया में इलेक्शन को कंडक्ट कराने का काम बेसिकली किसका होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, है ना। तो कैसे इलेक्शन कराएगा, जो भी उसमें पॉलिटिकल पार्टीज पार्ट करेंगी, जो पार्ट लेंगी आपको इलेक्शन में, वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या क्या रूल बनाया गया, जिसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। कौन कौन से गाइडलाइंस को उनको फॉलो करना यहाँ पे होता है। पूरा ओवरऑल इलेक्शन जो होता है प्रोसीजर, वोटिंग देने तक गवर्नमेंट बनने तक A to Z हमको जानना होगा इलेक्टोरल सिस्टम में यहाँ पे। यानी अगर आप इस चीज को अगर ढंग से अगर समझ जाए, यहाँ पे अगर अच्छे से इस चीज को आपने समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि कैसे इलेक्शन होता है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक गवर्नमेंट आखिर बनता कैसे यहाँ पे है, वो समझ जाएंगे। और नेक्स्ट वही दिया है इलेक्शन कमीशन का क्या काम होता है। और पार्टी सिस्टम, पार्टी सिस्टम का मतलब कुछ ऐसे भी डेमोक्रेसी है जहां बस एक ही पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट करती है। जैसे चाइना हो गया, चाइना इज वन नेशन पार्टी, चाइना बस एक ही पॉलिटिकल पार्टी बस आपको पार्टिसिपेट करती है इलेक्शन में, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उसका नाम यहाँ पे है ना। कोई ऐसा कंट्री जहां पे 2 है, जैसे आपको हो गया ब्रिटेन में 2 पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट करती है। और कुछ ऐसे कंट्री होते हैं जहां मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टी आपकी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। जैसे आपका देश इंडिया हो गया, यहाँ पे इंडिया में आपको अभी तक इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग लगभग 750 यानी 750 पॉलिटिकल पार्टीज है। स्टेट प्लस नेशनल पार्टी करने की बात करें तो 750 पार्टियां हैं। तो कहा चाइना में 1, ब्रिटेन में 2 और इंडिया में 750 पार्टी यहाँ पे है ना। तो ये पार्टी सिस्टम क्या होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये भी हम इसमें तुमको जानने वाले हैं। लेकिन ये हम लोग मे भी जो हमको लगता है कि जो बुक आएगा उसमें इंडिया के बारे में इसमें थोड़ा ज्यादा बात इसमें आपको किया यहाँ पे होगा, जो आपके लिए भी सही यहाँ पे है, ताकि आप चीजों को और आसानी से समझ सके। यहाँ पे चैप्टर 8 और चैप्टर 9 ये दोनों हमारा हो गया पार्ट इकोनॉमिक्स का। अब पहले था ना क्लास 9 में इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर था 1 उसमें था विलेज ऑफ पालमपुर।
कैसे प्रोडक्शन होती है, उसकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं, कैसे खेती बाड़ी होती है, आपको है उसमें देखना था। इसमें वो सब चीज दिया ही नहीं। अब एनसीईआरटी को लगता है कि अब वो सब चीज बहुत पुरानी हो गई है, उसको अपडेट करने की नीड यहाँ पे है। इसीलिए इसमें आपको चैप्टर का नाम चेंज करके लेके आया गया है, अलग चैप्टर बिल्कुल, बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कैसे आपको हम क्या करते हैं, अपने आप को बिल्ड करते हैं, बनाते को कैसे यहाँ पे है, इस चीज के बारे में जानना है। इसमें पॉइंट 1 दिया हुआ है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। अगर रिसोर्सेस का कमी, इसका मतलब होता है कमी। अगर आपके एरिया में रिसोर्स अगर नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, क्या आपका डेवलपमेंट हो पाएगा? अगर आप ये सोचते हैं कि अगर रिसोर्सेस नहीं होंगे तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, तो बिल्कुल गलत सोच रहा है। रिसोर्सेस नहीं होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे कंट्री जो अपने आप को डेवलप किए हैं, और जो अभी आपके मन में जो आ रहा है जिस कंट्री का एग्जांपल, वही है जापान। जापान में आपको रिसोर्स देखने को उतना नहीं मिलता है, लेकिन जापान ने क्या किया, अपने यहाँ के पीपल्स को ही अपना रिसोर्स बना लिया, लोगों को ही अपना रिसोर्स बना लिया। और अभी के टाइम में आपको जापान आपको वेल डेवलप कंट्री है। इंडिया इज द डेवलपिंग कंट्री, डेवलप कर रहा है, जापान इज डेवलप्ड कंट्री। एक एग्जांपल से आप समझ जाएंगे, कंपेयर अगर जब मैंने आपको यहाँ पे किया ही है तो समझ जाएंगे। अभी के टाइम में इंडिया में 2019 के टाइम पे 2019 में इंडिया ने आपको एक इनिशिएट किया बुलेट ट्रेन का, जो बुलेट ट्रेन आपको गुजरात और महाराष्ट्र में चलेंगी, ये स्टार्ट किया है 2019 में। अभी के टाइम में ये अभी चल रहा है 2026 चल रहा है, लगभग आपको 7 साल हो गए, 7 साल बन जाए ना, 7 ईयर्स हो गए यहाँ पे। और इन 7 साल में अभी तक इंडिया ने आपको बुलेट ट्रेन नहीं बना पाया, यहाँ पे अभी तक चल नहीं पाई। और वो जापान एक कंट्री है जिसने 1960 में पहला बुलेट ट्रेन चला दिया, 1960 में पहला बुलेट ट्रेन चलाया, और अभी के टाइम में आपको वो एक ऐसी परिकल्पना कर रहा है जिसको इंडिया अभी सोच भी नहीं पा रहा है। यहाँ पे जापान ये सोच रहा है कि अब तो हमारे जो लैंड है वहां पर तो डेवलपमेंट हो ही गया है, अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा आपको लेके आएंगे प्रोजेक्ट जिसमें आपको जापान से मून तक, यानी अर्थ से चांद तक लेके जाएंगे। वो अर्थ से चांद तक लेके जाने वाले हैं, बुलेट ट्रेन बनाने वाले यहाँ पे हैं, वैसा वो सोच रहे हैं। हम लोग यहाँ पे भी आपको इंडिया में कैसे आपको शेयर करके पैसा कमाए, कैसे आपको कोई एप्लीकेशन दे देगा साहब, बोलेगा सब कि इसको 10 लोगों के पास भेजिए, आपका कुछ अच्छा होगा। हम लोग बस ये काम करने में लगे हुए हैं, शेयर जल्दी करो भाई, अब तुम उसको शेयर कर दो, पैसा मिलेगा यहाँ पे। और वो कहा जा रहा है, चांद पे जा रहा है। यानी इंडिया में जो अभी के टाइम में जो आपको सॉन्ग बनाया गया चांद के पार चलो, वो सॉन्ग को आपको प्रूफ करने जा रहा है कौन, जापान। इंडिया आइडिया दे रहा है इनडायरेक्टली, बस समझ रहे ना पे, इंडिया आइडिया दिया चांद के पार चलो, वो बोलता है कि ठीक है हम लेके चलेंगे चांद के पार यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे वो चांद के पार लेके जाने वाला है, यहाँ पे रिसोर्सेस नहीं होने के बावजूद इतना डेवलपमेंट कर लिया है, ये प्लस पॉइंट यहाँ पे है। नेक्स्ट दिया व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एक्सेट्रा, यानी कैसे हम क्या प्रोड्यूस करें, क्या आपको उगाए, क्या आपको प्रोडक्शन करे, और कैसे हम उस चीज को प्रोड्यूस करें यहाँ पे ताकि उसका डिमांड मार्केट में आपको हाई रहे। अक्सर मार्केट में होता क्या है ना, मार्केट में वो गुड्स आपको ज्यादा बिकते हैं जिसके डिमांड बहुत हाई है लेकिन प्रोडक्शन कम है। वो चीज यहां पर दिया गया है कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, तो जिसके डिमांड ज्यादा है उस चीज को हमको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है ट्रेंड के अकॉर्डिंग, क्या ट्रेंड चल रहा है और कैसे प्रोड्यूस करें। अगर हर प्रोड्यूसर अगर सेम ही तरह का अगर चीज प्रोड्यूस करेगा तो उसके खरीदार देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे मैंने पहना है ब्लैक शर्ट, अब कोई ऐसी कंपनी जो बस आपको ब्लैक शर्ट ही बनाना शुरू कर दे, तो खूब होगा स्टार्टिंग में लोग आपको ब्लैक शर्ट आपको बाई करेंगे, लेकिन एक टाइम के बाद लोग लेंगे ब्लैक के अलावा कोई और भी आपको रंग का आपको शर्ट मिलना चाहिए यहाँ पे। एंड डिमांड लोगों की अलग अलग होती है, एंड टाइम के अकॉर्डिंग जो भी आपको प्रोडक्शन है उसको भी हमको अपडेट करते रहना यहाँ पे है ना, ताकि आपको मार्केट हमारा अच्छे से आपको चल सके, यहाँ पे इकोनॉमी हमारा तुमको इंक्रीज तुमको करे यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा डिफरेंस बिटवीन मार्केट सेंट्रली प्लान एंड निच इकोनॉमिक, यानी मार्केट के बीच में क्या आपको अंतर होती है। जैसे लोकल मार्केट होता है आपको यहाँ पे, एक होता है शॉपिंग मॉल होता है यहाँ पे, तो उनके बीच में क्या डिफरेंस है। फिलहाल अभी आपको इतनी समझना है यहाँ पे कि मार्केट कैसे आप वर्टी यहाँ पे होती है, छोटा बाजार, बड़ा बाजार, ऐसे क्या क्या होते हैं। तो मार्केट सेंट्रली प्लान कैसे प्लानिंग करें ताकि आपको अच्छा सेल यहाँ पे हो,
कोई भी अगर कंपनी का अगर ऑनर है तो वो सोचता है कि हमको अच्छा मार्केट फैसिलिटी मिले जहां पे मैं गुड्स को अपना इजिली सेल कर सकूं, ये प्लानिंग करना। और दिया है मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी ये आपके लिए नया यहाँ पे है, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें आपको सिर्फ गवर्नमेंट ही ना बल्कि जो आपको प्राइवेट सेक्टर है, जब दोनों मिलकर काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर जब दोनों मिलकर काम करते हैं उसको हम बोलते हैं मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं, जो हमारे लिए आपको बहुत ही बेहतर आने वाला यहाँ पे है। इस चीज को हम समझेंगे यहाँ पे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करेंगे आपको, तो इंडिया में जो रेलवे है, जो पोस्ट ऑफिस है, वो आता है आपको है गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर में आता है। और प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करें अगर आपको हम, तो कोई भी आपको देख लीजिएगा, आपको टेलीकॉम कंपनी हो गया, जैसे जियो का अगर आप सिम यूज करते हैं, एयरटेल का सिम अगर यूज करते हैं, तो आपको आएगा, आपको किसके अंदर में आ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर का आपको अंडर में आपको आ जाएगा यहाँ पे, जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं यहाँ पे है। इंडिया में आपको दोनों का आपको इंपॉर्टेंट रोल है। गवर्नमेंट ने आपको निकाला कि मुझे कोई रोड बनवाना है, तो गवर्नमेंट के जो मेंबर होंगे वो आपको काम नहीं करेंगे, वो उसका निकालेंगे, आपको निकाल देंगे टेंडर, और उस टेंडर को कौन भरेगा, आपको जो प्राइवेट कंपनीज होंगी। वो प्राइवेट कंपनीज क्या करेंगे, रोड बनवाएंगे, और रोड बनवाने के लिए क्या करेंगे, आपको लेबर्स को आपको हायर करेंगी, जो लेबर आपको लोकल एरिया के होंगे, आपको रॉ मटेरियल जो आपको लोकल एरिया में मिल रहा है, फिर कोई बाहर से मंगा लिया आपको यहाँ पे, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट यहाँ पे होगा उस एरिया में, जॉब के आपको जो चांसेस वो बढ़ जाएंगे यहाँ पे। मार्केट में थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा, तेजी देखने को मिलेगा तुमको यहाँ पे, है ना, और उस एरिया का डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया, काम किया, और गवर्नमेंट ने उसके बदले उनका अमाउंट दिया, यानी उनका भी बेनिफिट हो गया, गवर्नमेंट को ज्यादा लोड भी नहीं आता हुआ, और हम लोग के एरिया में रोड बन गया। भाई हम लोग हमको बस मतलब है रोड से, गवर्नमेंट बनवाया चाहे प्राइवेट वाला बनवाया, लेकिन इसके कुछ डिमेरिट भी होते हैं। प्राइवेट कंपनी क्या करती है, कभी कभी आपको अच्छे क्वालिटी के तुमको जो होते हैं गुड्स होते हैं उनका यूज नहीं करती है, जिससे रोड जल्दी खराब होते हैं। इसके पीछे आपको गवर्नमेंट का भी हाथ होगा, और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बाकी आप लोग समझदार हैं। देखिए यहाँ पे वेलफेयर इकोनॉमी, अभी वेलफेयर इकोनॉमी का मतलब, अब देखिएगा इस चीज में होता क्या है ना कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्कीम्स लेके आती है, वैसे लोग जिनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया, जैसे आप लोग के घर पे मिलता होगा, राशन मिलता होगा, गवर्नमेंट के द्वारा आपको निकाला गया अन्नपूर्णा स्कीम निकाला गया यहाँ पे है, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें हर घर के लोगों को, जो लोग बीपीएल के अंडर में आते हैं या फिर एपीएल के अंडर में आते हैं, उनको कुछ राशन मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो होता है वेलफेयर इकोनॉमी। जैसे आपको एक एग्जांपल ये हो गया, एक एग्जांपल, इंडिया में 14 ईयर्स तक के जितने भी आपको बच्चे हैं सबको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करना, आपको एजुकेशन देना, यहाँ पे शिक्षा देना, एजुकेशन के साथ साथ स्कूल में आपको खाना भी देना, और खाना में एक दिन अंडा भी देना, है ना। ये सब जो मिलता आपको है यहाँ पे, ये सब को इसी का पार्ट होता है, वेलफेयर इकोनॉमी का पार्ट होता है। अंडा देने का मेन मोटिव तुमको ये था, तुमको ताकि बच्चे स्कूल जाए। स्टार्टिंग में बस लेके आया गया ये स्कीम तमिलनाडु में, फिर बाद में आपको इंडिया के बाकी स्टेट ने क्या किया, इस स्कीम को इनिशिएट किया, स्टार्ट किया है यहाँ पे। पहले बस मिलता था आपको खिचड़ी, लंच तक पढ़ाई करना है, लंच में आपको मिलेगा खिचड़ी मिलेगा, बच्चे स्कूल में स्टार्टिंग में आना शुरू किए खिचड़ी खाने के लिए, बाद में खिचड़ी खा खा के बच्चों का दिमाग भी आपको वैसे ही हो गया। गवर्नमेंट ने सोचा कि अब खिचड़ी से काम नहीं चलेगा, तो क्या लेके आ गया, अंडा। चलो अब हफ्ता में आपको हर दिन आपको खाना आपको चेंज होते रहेगा, यहाँ पे एक ही तरह का खाना हर दिन नहीं मिलेगा, और कुछ वेरायटी देखने को मिलेंगे आपको, तो उसमें डाल दिया गया, अंडा डाल दिया गया, हफ्ता में एक दिन आपको अंडा भी मिलता है यहाँ पे, ताकि बच्चे स्कूल जाए। यानी गवर्नमेंट अपना कोई एफर्ट लगा रहा है ताकि आपको बच्चे एजुकेट यहाँ पे हो। इसमें गवर्नमेंट की कोई कमी नहीं है बाबू, है इसमें बस कमी है कि गवर्नमेंट ने इस चीज को निकाल दिया कि एजुकेशन मिले। बट एक चीज यहाँ पे है कि गवर्नमेंट उस चीज को क्या करे, आपको टाइम टू टाइम उस पर जाकर उस पर एक आपको ये फॉर्म कर दे, क्या बोलते हैं, कमेटी फॉर्म कर दे, और वो कमेटी का काम क्या होगा, देखते रहना कि क्या जो गवर्नमेंट के प्लान है, जो प्लान आपको गवर्नमेंट लेके आया है, क्या वो प्लान अच्छे से आपको काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ताकि आपको इसमें कोई चोरी नहीं यहाँ पे हो। बात समझ रही है ना, क्योंकि हर चीज के आपको डिमेरिट्स भी होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू। गवर्नमेंट कुछ अगर अच्छा करने जा रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग क्या करें, गवर्नमेंट के इस अपने स्कीम का आपको मिसयूज करना शुरू कर दें। इस चीज से अगर बच जाएंगे अगर हम लोग, तो हम लोग अच्छा आपका आउटकम देखने को मिलेगा, वो हम जानेंगे वेलफेयर इकोनॉमिक के अंदर। नेक्स्ट दिया है चैप्टर 9, जिसे बात किया प्राइस पजल। अब ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल बना हुआ है, क्योंकि आज तक बच्चे इसके बारे में जानते भी नहीं थे, और पहले इसके बारे में कहीं कोई चर्चा हुई भी नहीं थी। पहले हम समझ लेते हैं इसकी क्या क्या पॉइंट दिया, इसके बाद मैं थोड़ा और आपको एक्सप्लेन करता हूं।
लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी किसी चीज का डिमांड कैसे बढ़ता है यहाँ पे, है ना। बढ़ने के आपको दो रीजन होते हैं, अभी एक्सप्लेन करेंगे, और कैसे उसको हम सप्लाई करते हैं, मार्केट तक पहुंचाते हैं। यहाँ पे है केस ऑफ नेसेसिटी, यानी जो चीजें हमारी होती है तुमको, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए आपको है जरूरत की चीजें हैं, वो उसके कैसे हम बाई करते हैं। जब डिमांड बढ़ती है तब उसको हम कैसे बाई करते हैं, फिर जब डिमांड डाउन होती है तब कैसे बाई करते हैं। लग्जरी गुड्स, यानी वैसे चीजें जो वो बहुत महंगी होती है, उसका डिमांड कैसे आपको इंक्रीज करता है। पेरिशेबल आइटम्स, वैसे आइटम जिसको अगर आज प्रोडक्शन हुआ तो एक दो दिन में जो चीजें आपको खराब हो सकती है, जैसे मिल्क, दूध हो गया, तो दूध आता है आपको किसके अंदर में, पेरिशेबल आइटम के अंदर में, क्योंकि दूध को अगर जल्दी अगर यूज अगर नहीं किया गया, एक दो दिन तक यूज अगर नहीं किया जाएगा तो दूध आपको खराब होने के चांसेस यहाँ पे होते हैं। वैसे ही आपको हो गया, आपको वेजिटेबल्स हो गए जो आते हैं पेरिशेबल आइटम के आपको अंडर में तुमको आते हैं। कोई आपको ऐसा शॉपकीपर मार्केट में जो आपको सब्जी बेच रहा है, तो सब्जी बेचने के टाइम पे देखिएगा ना कि आपको स्टार्टिंग में दाम हाई रखता है। जब सब्जी अगर बिल्कुल आपको अगर हरी भरी रहेंगी तो प्राइस हाई रहेगा, लेकिन आज सब्जी बेचा, कुछ सब्जी आज बेच दिया, कुछ कल बेच दिया, परसों बेचने जाएगा, सब्जियां पूरा मुरझा गया यहाँ पे है, उसको पानी मार मार के उसको तुमको आपको जगाएगा यहाँ पे, और जगाने के बाद अब देखिएगा तभी लोग अगर नहीं खरीद रहा है तो क्या करेगा, उसका दाम कम करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो अगर नहीं अगर बेच पाया अगर उस दिन भी अगर, तो उस फार्मर का क्या हो जाएगा, आपको लॉस यहाँ पे हो जाएगा, किसान का आपको हो गया, आपको चीजें जो हो गई बर्बाद हो गई। तो कभी कभी आपको क्या करते हैं फार्मर, जितना प्राइस होता है, जितना उनका उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, उससे कम दाम पे भी आपको बेचने को होते हैं, मजबूर यहाँ पे होते हैं, है ना, और उनको बेचना पड़ता है दाम कम करके। वो सब आइटम किस में आते हैं, पेरिशेबल आइटम के आपको अंडर में आते हैं। और हमारा क्या एक्सपेक्टेशन यहाँ पे है ना। और लास्ट दिया है प्राइस सीलिंग्स एंड मार्केट फेलियर। अब समझते हैं ओवरऑल प्राइस सीलिंग एंड प्राइस कैसे आपको घटता बढ़ता रहता है, और कैसे कोई कोई और तरह मार्केट हमारा हो जाता है तो वो फेल होता है। अब समझते हैं इस चीज को, प्राइस पजल जो दिया हुआ है। अब अक्सर के होता क्या है ना, किसी चीज का अगर प्राइस अगर कम होता है, दाम अगर कम अगर हो गया, तो उसका डिमांड बढ़ना चाहिए। यहाँ पे जिस चीज का आपको प्राइस अगर कम होता है उसका डिमांड बढ़ना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे लूं, अगर ये अगर सोने का प्राइस, गोल्ड का प्राइस अगर अभी के जो टाइम में आपको जो जब है, अगर 50% अल्टीमेटली अगर गिर जाए तो मार्केट में क्या होगा, तुमको मार हो जाएगा उसको लेने के लिए कि हमको चाहिए, ताकि अभी रख ले फिर तो कब दाम बढ़ जाए। ऐसा होता है नॉर्मली यहाँ पे। इसमें इसका जस्ट अपोजिट होता है। प्राइस पतन में होता क्या है ना, कि जब कोई चीजों का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड उसका डबल हो जाएगा। जैसे अभी के टाइम में देखिएगा कि जब ईरान का जब वार जब हो रहा है यूएस से और इजराइल से, तो उस समय ईरान ने क्या किया, हार्मुज स्ट्रेट को आपको बंद कर दिया। जिस इंडिया का मैक्सिमम जो आता है फ्यूल का जो सोर्स है, उसी हार्मुज से आपको होकर निकलता है यहाँ पे है। अब इंडिया में आपको एक र्यूमर से स्प्रेड करता है यहाँ पे है कि इंडिया में आपको आने वाले टाइम में पेट्रोल और गैस नहीं मिलेंगे यहाँ पे। ये बस एक अफवाह होती है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको कंटिन्यूअसली बोल रही है इस चीज को कि आप लोग टेंशन नहीं ले, आपको दाम अभी नहीं बढ़ने वाले हैं, जब दाम बढ़ने वाले होंगे तो गवर्नमेंट हमको खुद आपको बताएगी यहाँ पर। और ये मेरा जानने का अधिकार भी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन को मिला हुआ है यहाँ पे। गवर्नमेंट को पहले उनको बताएगी तभी आपको दाम उसका आपको बढ़ाएगी यहाँ पे। लेकिन इंडिया में क्या होता है, र्यूमर स्प्रेड करता है कि आने वाले टाइम में पेट्रोल का दाम बढ़ेंगे यहाँ पे और गैस का दाम बढ़ेंगे यहाँ पे, है ना। तो होता क्या है कि जैसे लगता है कि आपको इस चीज का प्राइस ही बढ़ने वाला है, तो लोग क्या करते हैं, आपको है पेट्रोल को स्टॉक करना शुरू कर लेते हैं। और मार्केट में कोई एक पेट्रोल पंप है, जो पेट्रोल पंप पे अगर एक बार अगर तेल अगर आ रही है तो उस तेल का वो यूज कर रहा है, 1 वीक तक तेल लोगों को दे रहा है। नॉर्मली तो लोग आ रहे हैं 100, 200, 500, 1000, 2000, तुम आपको क्या किए, लिए तेल लिए गाड़ी में अपना और लेके निकल गए आपको इजिली यहाँ पे। तो उससे मार्केट आपको शांत बनी हुई है, सब कुछ एकदम अच्छे से कुछ चल रहा है। जैसे इस चीज का अफवाह फैलता है मार्केट में, पूरा कंडीशन होता है चेंज इन द सेंस, अब लोग गाड़ी तो लेके आ ही रहे तेल लेने के लिए, साथ में गाड़ी आप लेके क्या गए, टैंक लेके आ गए हैं, अपने घर का जो है होता है ना पानी की टंकी, वही उखाड़ लेके आए हैं वहां पे और लाके उसमें तेल भरवा रहे ताकि स्टॉक कर लेंगे यहाँ पे तेल पे। यहाँ पे अगर खत्म भी होगा तो हम क्या करेंगे, हमारा तेल रहेगा। बताइए, जो पेट्रोल पंप पहले अगर तेल मंगा रहा है अगर आपको ऑयल कंपनी से, तो 1 वीक तक उस तेल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब आज तेल आया, कल तेल खत्म, लोग टंकी में तेल भरवा रहे हैं, बड़े बड़े आपको जो होते हैं, आपको होते हैं गैलन होते हैं, उसमें तेल भर रहे हैं। तो मार्केट में कहीं ना कहीं क्या होगा, तुमको इस चीज जब ज्यादा जब आप लोग बाई करेंगे तो क्या होगा, तुमको मार्केट में उस चीज की बहुत तेजी से अप्लाई कमी आएगी। लोग सोचेंगे और भर लिया पे,
और कमी यहाँ पे आ रही है। यानी कभी कभी क्या होता है ना, डिमांड जैसे प्राइस आपको बढ़ता है, डिमांड आपको हो जाता है डबल। ये अपोजिट केस तुमको होता है, उसी को बोलते हैं द प्राइस पजल बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं? द प्राइस पजल। मार्केट में बस ये चीजें, जैसे कि आप लोग एक और कहानी सुने होंगे, आप लोग के एरिया में पता नहीं होता है कि नहीं होता है, जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं यहाँ पे देखने को मिलता है कि कभी कभार सुनने को मिलता है आपको है कि नवंबर दिसंबर में आपको साल्ट का जो प्राइस होता है, नमक का प्राइस बढ़ गया है, इंडिया में साल्ट की हो गई कमी। ये बस एक र्यूमर्स होता है, बस एक अफवाह होता है कि साल्ट का प्राइस आपको बढ़ने वाला है। यहाँ पे नमक इंडिया में कोई कमी नहीं है। इंडिया के सांभर लेक जहां से आपको नमक निकलता है, जो ओशन के एरिया है वहां से भी आपको हमको नमक मिलता है, चिल्का लेक है वो भी हमारा नमक का सोर्स है। इंडिया में इतना नमक है कि नमक है इंडिया में तुमको कमी होना पॉसिबल नहीं यहाँ पे है, लेकिन बस एक र्यूमर्स फैलता है। और र्यूमर्स फैलने की वजह से कि मार्केट में आपको नमक सब आपको खत्म होने वाला है, लोग क्या करते हैं, आपको जो दाम आपको दुकानदार ने क्या किया, बढ़ा कर बेच दिया, लोगों ने क्या किया, उसी दाम पर उस चीज को बाई कर लिया तुमको यहाँ पे। तो ऐसा तुमको देखने को मिलता है कि जैसे ही आपको किसी चीज का प्राइस बढ़ता है, उसका डिमांड आपको होता है, आपको हाई होता है। यहाँ पे है वही चीज हमको समझाने वाला था प्राइस बदल में, कैसे आप होता है, कैसे डिमांड बढ़ता है, कैसे सप्लाई होती है, जो चीजें जरूरत की है ना, उनको हम कैसे बाई करते हैं। यहाँ पे है लग्जरी गुड्स के टुवर्ड्स हम कैसे मूव करते हैं। यहाँ पे है पेरिसेबल आइटम क्या होते हैं और हमारे एक्सपेक्टेशन क्या होते हैं, इन सब आपको मार्केट को लेकर यहाँ पे। तो ओवरऑल हमको इस आपको जानना है, हमको इस चैप्टर 9 में, और इस पार्ट 1 में हमको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी चारों के मिला के आपको दिया हुआ है। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। अभी आपको जो सिलेबस दिया है, इस बेस पर मैंने इस चीज को सबको एक्सप्लेन किया हुआ है। जब बुक आ जाएगी तब हम आपको एक बार फिर से एक बार आएंगे आपको और आपको ये सब चीजें समझाएंगे। आज मैंने पार्ट 1 समझा दिया, अगले वीडियो में आपको मैं पार्ट 2 का जो आपको दिया है, जो 7 चैप्टर, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपके एरिया में बुक अगर मिल रही है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग के एरिया में बुक आपको मिल रही है। यहाँ पे है हम लोग के एरिया में फिलहाल अभी आपको बुक अभी नहीं आया है। जब बुक आ जाएगा तो मैं अपना चैप्टर भी आपको यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।